हेलो एंड वेलकम टू निम्बस आईएएस। माय नेम है शुभाशीष और आज के एडिटोरियल और ओपिनियन एनालिसिस में आपका स्वागत है। सो टुडे हम लोग 3 आर्टिकल्स करने वाले हैं और ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में मैंने चूज किए। तो द ऑफिस ऑफ गवर्नर जो था, ये टॉपिक था आपका एक्सप्लेनर सेक्शन में था और एकदम लास्ट के पेज में था, सेकेंड लास्ट पेज में। ठीक है, ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। हमेशा मुझे लगता है मेंस में क्वेश्चन आएगा, फॉर सम रीजन और द अदर इतना आता नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन अ वे आपने जो पॉलिटी में पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, इफ़ यू हैव स्टडीड, तो आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे पर उनकी एप्लीकेशन क्या है वो अभी तक नहीं देखा होगा। तो ये आपको आर्टिकल इसमें हेल्प करेगा, ये एक्चुअली एनालिसिस आपको हेल्प करेगा, नॉट सो मच दी आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट इज क्लियर सिग्नल्स। अब क्लियर सिग्नल्स हम बात कर रहे हैं इंडिया चाइना के बारे में, सीनो इंडिया रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। और अभी चाइना ने जो एक स्टेटमेंट दिया है दैट जो क्वाड का जो अलायंस है जो यूएस लीड कर रहा है, इट इज़ एशिया पैसिफिक नाटो या एशियन नाटो। ठीक है, तो ये है। फिर रशिया का जो ये यूक्रेन वॉर हो रहा है, चाइना इसको बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है यहाँ पे, तो उससे इंडिया को क्या फ़र्क पड़ सकता है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट इज ग्लोबल स्टैगफ्लेशन रिस्क। स्टैगफ्लेशन का मतलब हो गया हाई इन्फ्लेशन एंड लो ग्रोथ रेट। ठीक है, खराब चीज़ है बहुत, तो ये होने वाला है। इंडिया में ऑल्सो गेट इनटू दिस ट्रैप, तो इसी के बारे में एक बेसिकली डिस्क्रिप्शन है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास। चलिए, तो फर्स्ट इसको देख लेते हैं, तो ऑफिस ऑफ द गवर्नर। अब आपको पता होगा, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दिस टेक्स्ट, फिर वो रीडिंग हो जाती है, पर आपको एक ओवरऑल एनालिसिस दे देता हूँ जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। चलिए, तो अभी रिसेंटली क्या हो रहा है ऑफिस ऑफ गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देख रहे हैं दैट नॉन बीजेपी स्टेट्स, बीजेपी सेंटर में है, ठीक है, तो जो नॉन बीजेपी स्टेट्स है वहाँ पे ऑफिस ऑफ गवर्नर के चलते बहुत टेंशन रहती है। ठीक है, कोई पॉलिटिकल रिमार्क हो जाता है, कोई बिल नहीं पास हो रहा, बिल वीटो कर दिया, या बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन सा दिखता है यहाँ पे। तो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ लेट्स से वेस्ट बंगाल, सबसे फेमस है, हंसी भी आती है कभी कभी। तो वेस्ट बंगाल हो गया आपका, केरला हो गया, अभी न्यूज़ में था ये, देन तमिलनाडु हो गया, ठीक है, तो महाराष्ट्र हो गया। तो ये कुछ स्टेट्स है जहाँ पे हम बहुत कॉमनली आजकल इश्यूज देखते हैं। चलिए, एंड अगर हम यहाँ पे देखते हैं गवर्नर, अगर हम इसको और इलाबोरेट करें तो गवर्नर का जो इशू हो रहा है दैट इज विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स, जिनको इलेक्ट किया गया है, दैट इज द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ गवर्नेंस। उनके साथ क्योंकि गवर्नर कोई स्टेटमेंट पास कर देते हैं, या जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, चीफ मिनिस्टर वगैरह, जो काम करना चाहते हैं उसको रोक दिया जाता है, या कुछ भी बेसिकली, तो उसमें ये इंटरफेरेंस देखी जा रही है यहाँ पे। और इट इज़ सीन एज समथिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के थोड़ा सा अगेंस्ट जाता है, बिकॉज द ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर होते हैं उनको स्ट्रिक्टली एक्चुअली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें दी गई है उसी के हिसाब से काम करना है, अपने हिसाब से कुछ नहीं करना। ठीक है, दे आर टू वर्क अकॉर्डिंग टू द ड्यूटीज दैट हैव बीन गिवन टू देम, दे हैव टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये आर्टिकल 163 बताता है हमको। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर भी है, वो बहुत लिमिटेड थी, उनको नहीं था कि ये ऐसे मिसयूज होगा उसका या उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसा सोचा ही नहीं था इसको। चलिए, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में इशू आता है। अब इसको थोड़ा और ब्रॉड कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? हर एक स्टेट में, जहाँ पे स्पेशली जहाँ पे सेंटर में कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट में कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ पे ज़्यादा होता है, इनफैक्ट वहीं पे होता है। तो व्हाट कैन बी द रीजंस? तो सबसे पहले जो गवर्नर का टर्म है वो थोड़ा सिक्योर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर या डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कि पहली बात तो जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट द्वारा होता है, ठीक है, एंड उनको निकाला भी जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। तो इवन तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उनका टर्म होगा 5 ईयर्स का, पर जैसे ही आप देखिए कि गवर्नमेंट चेंज हो जाती है सेंटर में, तो उनका गवर्नर को भी हटा दिया जाता है, या दे आर नॉट हैप्पी कि गवर्नर एक इंडिपेंडेंट स्टैंस ले रहा है,
सेंट्रल जो पार्टी है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके साथ नहीं जा रहा है, स्टेट के साथ जा रहा है, तो न्यूट्रली अगर काम करते हैं तब भी उनको हटा दिया जाता है। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज अ इशू ओवर हियर। तो आर्टिकल 155 बोलता है दैट द गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये है। और आर्टिकल 156 बताता है, 156 आपका यहीं पे बताया भी हुआ है, तो 156 बताता है कि उनका टर्म फिक्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 5 साल लिखा तो हुआ है, बट द प्रेसिडेंट कैन, अगर प्लेजर नहीं है प्रेसिडेंट का तो उनको निकाला जा सकता है। तो टर्म फिक्स नहीं है, मतलब वो गवर्नर तब तक है जब तक प्रेसिडेंट को प्लेजर है, प्रेसिडेंट इज हैप्पी। अब प्रेसिडेंट का मतलब है द सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैप्पी। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट न्यूट्रल स्टैंड नहीं ले सकते, ये एक बेसिक इशू यहाँ पे हो जाता है। द सेकेंड इशू इज कि जो लोग, आप भी देखिए, जो लोग गवर्नर के ऑफिस में अपॉइंट किए गए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर पीपल हु वर एक्टिव, हु आर फ्रॉम द सेम पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, दे वर एक्टिव इन पॉलिटिक्स, तो उनको अपॉइंट किया जा रहा है। सो लेट मी पुट इट दिस वे, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक है, आप समझ जाइए, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर के खुद के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होते हैं, जो व्यक्ति को वहां पे लगा रखा है उनके अपने ही पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है। तो देयर आर चांसेस कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो जीते हैं, इलेक्शन जीते हैं, और यहाँ पे ऑपोजिशन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के मतभेद होंगे उनके अंदर, अब ये पब्लिक डिस्कोर्स में चला जाता है, तो इससे और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हम देखें, मैंने वीटो पावर्स के बारे में बात करी थी, अभी नीट के रेफरेंस में इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वीटो पावर का देखा गया था। ठीक है, तो स्टेट के हो जाते हैं। दिल्ली में देख लीजिए तो कितने सारे इशू होते हैं, पर दिल्ली इज नॉट अ कंप्लीट स्टेट ऑल्सो। ठीक है, तो दिल्ली तो है नहीं यहाँ पे, पर बाकी जगह पे भी हमें दिख जाता है वीटो पावर्स ऑफ द स्टेट। एंड लास्ट में आता हूं towards the issue of use of or misuse of president's rule under article 356 of the constitution। ठीक है, तो 356 प्रोवाइड करता है कि गवर्नर प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं इन केस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। मतलब अगर ऐसा देखा जा रहा है कि the state government or the state cannot function according to the constitutional framework, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया, तो इन दैट केस द गवर्नर कैन इन्फोर्स प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356। ठीक है, बेसिकली बाय प्रॉक्सी यूनियन गवर्नमेंट इज रूलिंग ओवर दैट, यूनियन गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल मिल जाता है वहां पे। इस पे भी क्वेश्चन आया था वैसे प्रीलिम्स 2016 में कि क्या अगर प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता है तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है उस जगह का वो ख़त्म हो जाएगा क्या, वहाँ की मेंबरशिप जो होती है उस असेंबली की, क्या वो डिसॉल्व हो जाती है? तो ये क्वेश्चन आया था, ऐसा नहीं होता है। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, तो अब इसमें क्या किया जा सकता है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वाली जो बात है, इसमें क्या किया जा सकता है? अब ये बता रहे हैं, हमारा ये जो आर्टिकल है यहाँ पे एक्सप्लेनर, उन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंट जैसे आपको पता है नॉमिनेट किया जाता है, इट इज नॉमिनेटेड, इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, ओरिजिनल ड्राफ्ट जिसमें एक आर्टिकल 131 था जिसको अल्टीमेटली वो 155 बन गया, तो ओरिजिनल ड्राफ्ट में बोला था कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, हर एक स्टेट की अपनी अपनी असेंबली होती है, वो 4 लोगों को नॉमिनेट करेंगे, इलेक्शन होगा या कोई भी सिस्टम से, दे विल सेंड 4 मेंबर्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उनमें से एक व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम लगाया गया था। तो दिस इज, यू कैन एक्चुअली गिव दिस की गिविंग अ से टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन अपॉइंटमेंट्स ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। पर इसको रद्द क्यों किया गया था? बिकॉज द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि देखिए ये तो इलेक्शन का सिस्टम हो गया, ये तो गवर्नर का जो ऑफिस हम चाहते हैं वो तो बस ऐसे ही है कि अपना ड्यूटी जो है उनकी डिस्चार्ज करनी है, उनको तो काउंसिल दे हैव टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसके लिए इतना खर्चा क्यों करना, इतनी रिसोर्सेज क्यों लगानी? ये तो वैसे ही इन्होंने कुछ इतनी पावर्स तो है नहीं इनके पास।
ठीक है, तो ये इसलिए बोला कि हम सिंपल ऐसा करते हैं, गवर्नर को नॉमिनेट किया जाएगा, सिंपल। तो ये इसलिए नहीं रखा गया था, बट यू कैन गिव दिस ऐसा, अगर आपको ऑफिस ऑफ गवर्नर पे क्वेश्चन आता है मेंस में, आप इसको दे सकते हैं, एक पॉइंटर बता सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में जो मैंने बताया था कि जो फिक्स्ड टर्म नहीं है उनका 5 ईयर का टर्म है, और जो प्रेसिडेंट का जो यहाँ पे इशू आ जाता है कि अगर उनको लगता है कि सेंटर का स्टैंड नहीं ले रहे हैं या फेवर नहीं कर रहे, तो उनको चेंज किया जा सकता है। तो इस केस में ज़रूरी है कि हम कोई एक सेफगार्ड प्रोवाइड करें। तो बीपी सिंगल केस 2010 में बोला गया था। अब ये जजमेंट्स, आपको जजमेंट्स के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बीपी सिंगल केस में बोला गया था कि जब ये रेजीम चेंज होती है, जैसे आप मानिए 2014 से पहले कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के बाद जब बीजेपी आई, तो फिर बीजेपी वालों ने अपने गवर्नर लगा दिए वहां पे, उन्होंने सबको बोला तुम रिजाइन करो। तो ये चीज ठीक नहीं है, ठीक है। इससे पहले कांग्रेस ने भी ऐसे किया था जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो कहते हैं ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है, गवर्नर अगर आपने अपॉइंट किया दैट दे शुड हैव देयर प्रॉपर 5 ईयर टर्म। अच्छा, दूसरी चीज बोल रहे हैं, पुंची कमीशन एक बनी थी टू लुक इनटू द अफेयर्स ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस, ऑफिस ऑफ गवर्नर, उसको रिफॉर्म के चक्कर में, बिकॉज ये हमेशा एक प्रॉब्लम हमारी पॉलिटी में रही है। तो उन्होंने बोला कि जो गवर्नर का टर्म होता है उसको फिक्स करे भाई। ये डॉक्ट्रिन ऑफ ये जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वाली बात है, ये ठीक नहीं है, इससे प्रॉब्लम होती है। आपने गवर्नर को अपॉइंट किया तो उनका 5 साल का टर्म फिक्स्ड रहेगा, उनको अब हटाया नहीं जा सकता। और दूसरी चीज यहां पे ये है कि अपार्ट फ्रॉम फिक्सिंग, उनका सिंगल टर्म होगा। वो एक बार अगर इलेक्शन मतलब एक बार गवर्नर बन गए तो दोबारा नहीं बन सकते, ठीक है। तो एक लालच होती है ना कि आपको लालच होता है कि यार अभी खुश रखूं मैं सबको, तो ताकि मेरे को अगला टर्म भी मिल जाएगा। नहीं, आपको एक ही टर्म मिलेगा। तो आप बेस्ट है आपके लिए कि आप न्यूट्रल तरीके से काम करें, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तरीके से काम करें। जो आपको मैंडेट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, आप उसी के हिसाब से करिए। ये अपना जो आपके व्यूज है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, उसके हिसाब से काम मत कीजिए यहाँ पे। नाउ कमिंग टू द इशू ऑफ, अच्छा एक चीज और, ये वाली बात हो गई, ओके। नाउ कमिंग टू द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो पॉलिटिसाइजेशन वाली जो बात है, तो सबसे पहले इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू had also said, and the same view was expressed by the Sarkaria Commission on reviewing the center-state relations। ठीक है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशंस, उसको देखना था। और सेंटर स्टेट रिलेशंस में सबसे बड़ा मुद्दा एक आता है गवर्नर के ऑफिस का। तो उन्होंने बोला था कि जो गवर्नर अपॉइंट होते हैं, ये यहां लिखा हुआ है कि इट शुड बी प्रेफरेबली फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट। तो उनको ऐसा, क्योंकि अगर वो उसी स्टेट से है और वहीं पे इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस तो होंगे ही होंगे, तो ये नहीं चलेगा। तो दे शुड बी प्रेफरेबली फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट, दे शुड बी इनडिफरेंट टू द पॉलिटिक्स, ठीक है, उनको पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ डिटैच्ड फिगर। तो अ पर्सन ऑफ एमिनेंस शुड बी देयर, बट द पर्सन शुड बी अ डिटैच्ड फिगर। उनको पॉलिटिकल इंटरेस्ट या पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं होना चाहिए। तो ये सरकारिया कमीशन ने रेकमेंड किया था। नाउ कमिंग टू द वीटो पावर। तो वीटो पावर की जब बात करते हैं, वीटो पावर में जो गवर्नर की होती है कि स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल पास किया, अब उसको वो ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, या सस्पेंसिव वीटो हो सकता है, या फिर एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट तक दिया जा सकता है उसको। तो इस केस में बोल रहे हैं कि उनको एक फिक्स टाइम लिमिट होना चाहिए, प्रेफरेबली 3 मंथ्स का टाइम लिमिट दे दीजिए, और ये आ रहा है पुंची कमीशन से, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नाउ कमिंग टू द इशू ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। अगर आपके ये सारे इशू ठीक हो जाते हैं तो प्रेसिडेंट्स रूल का इशू भी अपने आप ठीक हो जाएगा। बट येस, कमिंग टू प्रेसिडेंट्स रूल, वी हैव द एसआर बोमाई जजमेंट, ठीक है। तो एक बहुत सॉलिड केस हुआ था, और इससे पहले क्या हो रहा था कि टाइम एंड अगेन जिसका मन किया उसको उड़ा दी उसकी गवर्नमेंट, एंड दिस वाज ड्यूरिंग द कांग्रेस टाइम। ये पहले इतना प्रॉब्लम नहीं आता था क्योंकि सेंटर और स्टेट्स में दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज देयर। बट देन इन द 1967 जो 4th जनरल इलेक्शन हुआ था, तो कांग्रेस लॉस्ट अबाउट 8 स्टेट्स, ठीक है, इट लॉस्ट पावर इन द 8 स्टेट्स, और वहां पे फिर सेंटर और स्टेट्स के बीच में मतभेद रहता था, एंड ऑन सम ग्राउंड और द अदर प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाता था, ठीक है, अंडर आर्टिकल 356।
तो फिर ये SR बोम्मई जजमेंट एक केस हुआ था जिसमें इट वाज बेसिकली कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे SR बोम्मई, और दिस वेंट टू द कोर्ट। उन्होंने चैलेंज किया कि ये प्रेसिडेंट रूल लगाया है, गलत ग्राउंड्स पे लगाया है। एंड देयर वर अदर स्टेट्स ऑल्सो, और भी केसेस चल रहे थे, तो वो सब केसेस को मर्ज कर दिया। ठीक है, आप थोड़ा विकिपीडिया पे भी पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पे। तो सब केसेस को एक साथ मर्ज कर दिया इसको। सो दैट बिकम्स द SR बोम्मई जजमेंट, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि किस केस में, किस सिनेरियो में प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो गवर्नर है उनके क्वेश्चंस को क्वेश्चन किया जा सकता है नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम एक्शंस ऑफ गवर्नर को तो नहीं कर सकते, बट द मटेरियल ऑन विच द गवर्नर हैज टेकन एक्शन, उस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। सो समवेयर द एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल केम अंडर द स्पेक्ट्रम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू इस पे एप्लीकेबल हो गया, और इसके बाद से जो मिसयूज है और द अब्यूज ऑफ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल वो कम हो गई। ठीक है, तो ये बेसिक इश्यूज है यहाँ पे। I'll add one more issue which was not mentioned in this article, that is, ये सारे जो इश्यूज आ रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, ये आपके आ रहे हैं आर्टिकल 163 जो कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नर शैल वर्क इन अकॉर्डेंस विद द advice tendered, it will work according to the advice of the council of ministers, aid and advice of the council of ministers। और ये भी प्रोवाइड करता है कि गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर्स होंगे। ठीक है, तो उनके कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होंगे विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होंगे, कैसे होंगे, इसको डिफाइन नहीं किया गया, और शायद इसलिए नहीं किया गया था बाय द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि इतना सब कुछ स्पेसिफाइड है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर ये हो रहा है। तो गिवन कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी सारी जजमेंट्स है, इतनी सारी कमिटी रिपोर्ट्स है, हम इसको अब कोडिफाई कर दे। ठीक है, तो इसको कोडिफाई कर देंगे तो अब द चांसेस ऑफ मिसयूज ऑफ दिस विल नॉट हैपन। ठीक है, तो ये कम हो जाएगा इससे। तो ये है आपका ऑफिस ऑफ गवर्नर का एक्सप्लेनेशन, एंड टू मी आई थिंक एनी क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड ऑन द ऑफिस ऑफ गवर्नर यू शुड बी एबल टू एड्रेस दिस यूजिंग द पॉइंटर्स दैट आई हैव शेयर्ड ओवर हियर। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे कुछ जजमेंट दे रखी है। कभी कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है ऑन द जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, उसके बारे में पूछ लेते हैं। ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस हियर इज द SR बोम्मई जजमेंट। ठीक है, एक बार आ गया था यूपीएससी में कोहेलो केस, और उससे जुडिशियल रिव्यू के पावर्स को क्या फर्क पड़ा 2016 मेंस। तो ऐसे ही क्वेश्चन SR बोम्मई एंड प्रेसिडेंट्स रूल पे आ सकता है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी वर्कड अपॉन, but more or less anyhow if the question is asked you will be able to address it। okay, clear signals, इस आर्टिकल का बेस्ट पार्ट ये है कि ये क्लियर सिग्नल है नहीं है। ओके, सो वी आर बेसिकली रेफरिंग टू द इंडिया चाइना, और ये हम जो अभी रशिया के साथ जो इशू हो रहा है उसके कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ओके, तो पहली बात आते हैं, तो हम आ रहे हैं चाइना के ऊपर। एक बार रशिया भी लिख देते हैं। ठीक है, रशिया लिख देते हैं यहाँ पे, और भी नीचे आता है इंडिया, और चाइना का एक बार ये उल्टा सी बना देते हैं, चाइना हो गया। तो यहाँ पे आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। मैप ध्यान रखिए एशिया पैसिफिक का, यहाँ पे साउथ एशियन कंट्रीज आ जाता है, और एकदम ईस्ट में आता है USA, और नॉर्थ में आता है आपका जापान। ओके, तो हो गए आपके कॉर्ड कंट्रीज, राइट। तो अभी क्या हुआ है, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है, अभी उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था कि USA जो है वो ब्लॉक पॉलिटिक्स कर रहा है। जैसे वो थे ना अपने कोल्ड वॉर इरा के टाइम पे, द टू वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स। तो एक तो वेस्ट का था USA वाला, और एक USSR का था, सोवियत ब्लॉक। तो वैसे ही US जो है ब्लॉक बना रहा है, एंड इट इज स्टोकिंग जियोपॉलिटिकल राइवलरी। वो अपना जो पिवट टू एशिया वाला जो उनका सिस्टम है US का, कि वो अब एशिया की तरफ फोकस करेंगे, एंड उसका एक बेसिक आइडिया है कि ऑफ कंटेनमेंट ऑफ चाइना। तो यहाँ पे वो क्वाड के रेफरेंस में बोल रहे हैं चाइना के फॉरेन मिनिस्टर। जो क्वाड कंट्रीज आप पता ही आपको, अब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US एंड जापान। ठीक है, क्वाड इनिशिएटिव आप देख लीजिए कैसे ये प्लेस्ड है, एंड समवेयर इट इज लाइक इट इज क्रिएटिंग एक तरह से उसको मास्क ही कर रहे हैं, यहाँ पे कवर कर रहा है उसको। ठीक है,
तो ये कंट्रीज है उसके पेरीफेरी में है एंड दे ऑल हैव इश्यूज आल्सो विद दिस थिंग। पहले मिलिट्री अलायंस होता था, बाद में द स्कोप ऑफ पार्टनरशिप ऑफ द क्वाड हैज एक्सपेंडेड। ठीक है, वैक्सीन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो उन सब चीज़ों में ये आगे अब बढ़ रहे हैं। इस पे क्वेश्चन 2 बार आ गया यूपीएससी में, राइट। तो ये कह रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है इट इज टॉकिंग जियोपॉलिटिकल राइवलरी, स्पेसिफिकली चाइना और ये जो बाकी के एरियाज के बीच में ज्योग्राफी और पॉलिटिकल राइवलरी। ओके, तो ये आ गया। अब ये क्वाड के अपार्ट बोल रहे हैं कि देखिए क्वाड तो बनाया है यूएस ने, बाकी इन्होंने अभी बना दिया है द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द 5 आईज इंटेलिजेंस एजेंसीज अलायंस। ठीक है, तो क्वाड हो गया। ये 5 आईज इंटेलिजेंस अलायंस क्या हो गया? 5 आईज समझ रहे हो, 5 आंखें। आंखें किस लिए होगी? देखने के लिए, तो स्पाइंग एंड सर्वेलेंस के लिए होती है। तो ये तो आपका कोल्ड वॉर के टाइम पे बनाई गई थी संस्था, ये एक सिस्टम बनाया गया था। बट अभी रिसेंटली जो ये 5 कंट्रीज है, 5 आईज जो 5 कंट्रीज है, they have raised concern about the belligerence of China। क्या belligerence? China being more aggressive। ठीक है, टेरिट लैंड बॉर्डर इश्यूज में घुस रही है इंडिया के साथ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला जो इशू है, गलवान इशू है, भूटान को पकड़ लिया उन्होंने ऐसी। अच्छा, एशियन कंट्रीज के साथ है उनका साउथ चाइना सी के रेफरेंस में, ताइवान हो गया, जापान हो गया। तो इसके चलते ये यहाँ पे बोल रहे कि हमें और थोड़ा असर्टिव होना पड़ेगा कि चाइना एक रोक नेशन बन सकता है। ठीक है, दे आर नॉट फुलफिलिंग द रूल्स बेस्ड जो सिस्टम है वर्ल्ड है उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा। ओके, अच्छा, ये 5 आईज कंट्री कौन सी है अब आपको पता होना चाहिए। इज इंडिया मेंबर, इज जापान मेंबर? आप बोलोगे क्वाड है तो होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तो क्वाड में से जैसे यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, इंडिया। ठीक है, तो ये 2 इसमें नहीं है। तो यूएस ऑस्ट्रेलिया 5 कंट्रीज हो गई, यूके, न्यूजीलैंड एंड कोरिया। ठीक है, तो 5 कंट्रीज है यहाँ पे इसके केस में। तो ये है आपकी 5 आईज अलायंस। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे है 5 आईज, तो ये है। तो और दूसरा हो गया आपका ऑकस। ऑकस क्या है? ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज नॉट अ क्वाड इनिशिएटिव, बट इसमें क्वाड कंट्री है यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके। ठीक है, तो यूएस और यूके ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे एंड ऑस्ट्रेलिया इज वेल प्लेस्ड इन द एशिया पैसिफिक रीजन, और लगता है चाइना के ऊपर टारगेटेड था ये। तो ये बोल रहे हैं कि आप एक एशियन नाटो बना रहे हैं, तो क्वाड के रेफरेंस में बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये बाकी सारी जो चीजें हो रही है आप एक एशियन नाटो बना रहे हैं। और अगर आप नाटो को अभी इस केस में देखें आप, तो रशिया के केस में रशिया बोल रहा था कि जो यूक्रेन है अगर वो नाटो में घुसता है तो वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को एक रिस्क है। तो वो एक नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क है। ठीक है, और अपने लेजिटिमेट इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बचाने के लिए रशिया हैड इन्वेडेड, हैज अटैक्ड यूक्रेन। तो समवेयर वी कैन से कि चाइना अब कि एक इंक्लिनेशन है, एक इंडिकेशन है कि आप ऐसे करेंगे तो हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए, हम अपने लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट के चलते हम इसमें बाकी कंट्रीज के साथ कन्फ्रंटेशन में घुस सकते हैं, मान सकते हैं। क्योंकि अगर ये रशिया से लेजिटिमेसी मांग रहा है और ये स्टैंस को चाइना ने सपोर्ट किया है, ओपनली सपोर्ट किया है यहाँ पे। तो समवेयर इट रिफ्लेक्ट्स दिस। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया लीनिंग मोर टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला जो हमारा इशू हुआ है चाइना के साथ, बॉर्डर वाला इशू, अभी भी टॉक्स चल रही है हमारी, तो इट इज समवॉट अ सिग्नल फ्रॉम चाइना टू इंडिया कि अगर आप यूएस के साथ जाते हैं तो आपको इसके प्राइस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक चीज ये होती है यहाँ पे। अब ये एशियन नाटो वाली जो बात करी है थोड़ी सी हजम नहीं होती। हाँ, हमें लगता है कि जैसे नाटो बनाया है, इट्स अ ब्लॉक, यूएस लेड ब्लॉक, अगेन यहाँ पे भी यूएस लेड ब्लॉक है, और यूरोपियन कंट्रीज है जिसको अगर बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, मतलब अगर एक कंट्री, किसी भी कंट्री, छोटी सी कंट्री को भी अटैक किया रशिया ने, तो इट विल बी डीम्ड एज अ कंप्लीट अटैक ऑन नाटो, और नाटो पूरा हर डायरेक्शन से उसको अटैक करेगा रशिया को। ठीक है, तो ये है। तो लाइकवाइज वो एक ट्रीटी है।
ठीक है, वो नाटो जो है आपका एक ट्रीटी है, बट ये वाला जो समिट है यहाँ पे, इसमें कोई ट्रीटी नहीं है। तो ये एशियन नाटो का जो रेफरेंस दिया है हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, जो इज अ वेटरन फॉरेन सर्विस ऑफिशियल ऑल्सो, तो उन्होंने कहा ये तो आप लेजी एनालॉजी है, ये आप मान नहीं सकते इसको कि आप ऐसा है, ना कोई ट्रीटी है, ना हमने कोई कमिटमेंट कर रही है कि अगर आपने किसी को अटैक किया तो हम सब आपको अटैक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। एंड बियॉन्ड दिस, जो एक नॉर्मल ये बोलते रहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बचे, चाइना के रेफरेंस में बात करते हैं कि चाइना पूरा क्लेम कर रहा है साउथ चाइना सी, तो हमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का सिस्टम, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, इस पे हम काम करना चाहते हैं, एंड टेरिटोरियल एंड सॉवरेन इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो ये इस पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये इश्यूज पे वापस बात कर देते हैं, एंड इट इज नॉट एम्ड एट चाइना। और ये मेंस में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, 2020 में आया, 2021 में ऑगस्ट पे आया था। ओके, तो ये यहाँ पे एशियन नाटो वाली बात हो गई। अब आते हैं चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है। अब अगर चाइना रशिया पास होते हैं, जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं, सो इट इज लाइक एन ऑल वेदर फ्रेंड। 2014 में भी ये हुआ था, तो इन्होंने क्रेडिट सप्लाई किया था जब सैंक्शन हुआ था। अभी कह रहे हैं कि जब इनको फाइनेंशियल सिस्टम से निकाला जा रहा है रशिया को, तो चाइना इज गोइंग टू प्रोवाइड देम अदर सपोर्ट्स, जैसे कि वो क्या है, मास्टर क्लास और वीज़ा जो क्रेडिट कार्ड वगैरह में होते हैं, तो वो अब उनका सपोर्ट निकाला जा रहा है वाया सैंक्शंस। तो चाइना विल प्रोवाइड देम एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम कि वो कनेक्टेड रहे विद द इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम। तो चाइना बहुत सपोर्ट कर रहा है। अब ऐसे समझिए, कल को वॉर होता है या चाइना एंगेजेस इन अग्रेशन अगेंस्ट इंडिया, तो क्या रशिया इंडिया को सपोर्ट करेगा उस केस में, या चाइना के अगेंस्ट जाएगा? ये अब एक बात आ जाती है, एंड दिस इज वन बिग रीजन कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, कि रशिया और चाइना एक प्रॉक्सिमिटी के साथ है, रशिया कैन पुट इन्फ्लुएंस ओवर चाइना इन केस ऑफ दिस इशू दैट वी हैव। हमारा अगर कोई प्रॉब्लम होता है कभी चाइना, ये हमारे एक सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये एक बात आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे जो अभी पार्लियामेंट्री पैनल था उसमें भी ये डिस्कशन हुई थी। नाउ नेक्स्ट अराइजेस एज टू इंडिया और चाइना की बात करते हैं, तो इंडिया को अब बैलेंस करना पड़ रहा है बिटवीन इंडिया यूएसए एंड इंडिया चाइना। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि पहली बात, इंडिया जो है, इट इज नॉट जस्ट कोऑपरेटिंग हियर, इट इज ऑल्सो टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस अदर कंट्रीज, एशियन है और क्या बचा यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ एट द सेम टाइम इंडिया हैज बीन वेरी ओपन कि वो चाइना के साथ एक कन्फ्रंटेशनिस्ट पाथ में ना जाए, उनको पता है कि उनको ऑफेंड नहीं कर सकते। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड ऑल्सो सेड दैट इंडिया एंड चाइना शुड वर्क टुगेदर so that we are able to realize the goal of the 21st century, ये जो अभी सेंचुरी है, that remains the Asian century, कि एशिया का राइज होगा और उसके लिए इंडिया और चाइना को साथ में काम करने की जरूरत है। सो इंडिया हैज बीन वेरी वेरी स्पेसिफिक, एक नॉन अलाइंड वाला एक सिस्टम वहाँ दिखाया कि दोनों के साथ इट इज बेसिकली हैविंग दिस ऑटोनॉमी, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे। लास्ट में बता रहे हैं दैट इंडिया एंड चाइना कंटिन्यू टू सीक अ मच नीडेड मोडस विवेंडी टू रिस्टोर टाइज। मतलब अभी जो टेंशन हो रखी है, कुछ एक सेटलमेंट बनाइए, कुछ सिस्टम बनाइए कि अभी के लिए सिस्टम थोड़ा सॉल्व हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, इससे पहले कि हम एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे आ सके। जैसे कि हमारा बॉर्डर का जो इशू है, मैपिंग के जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो एक डिफरेंस है ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ मैप, तो हमने एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना दिया। तो कुछ ऐसा सोल्यूशन बनाए कि हम वापस रिस्टोर कर सके अपने रिलेशंस को, और बाकी लॉन्ग टर्म में हम काम करते रहे फॉर रेजोल्यूशन ऑफ और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। राइट देन, सो दिस इज द सेकंड आर्टिकल, एंड नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, ग्लोबल स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन क्या है? फास्टर इन्फ्लेशन एंड स्लोअर ग्रोथ। देखो, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, इंडिया विल हैव टू कट फ्यूल, टैक्सेस और रिस्क बोथ, फास्टर इन्फ्लेशन एंड स्लोअर ग्रोथ। हाँ जी, तो सिंपल है, आपका ये रशिया है, ठीक है। रशिया पे बोला भाई अब आपको सैंक्शन लगा रहे हैं, वर्ल्ड ने बोल दिया सैंक्शन लगा रहे हैं, यूरोप वगैरह ने भी, सबने बोला सैंक्शन लगा रहे हैं। अब सैंक्शन में एक बात आती है, सबसे पहले जो सैंक्शन लगा है यहाँ पे, तो रशिया की करेंसी अफेक्ट हो गई, उसका जो रूबल है वो डेप्रिशिएट हो गया, बैंकिंग क्राइसिस हो गया रशिया के अंदर। अब एक कंसर्न आ रहा है कि क्या जो एनर्जी आ रही है फ्रॉम रशिया, एनर्जी ट्रेड जो हो रहा है, रशिया के पास बहुत सारे मिनरल्स है, नेचुरल गैस है, ऑयल है,
आई थिंक आफ्टर सऊदी इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री विद रिजर्व्स, बड़ा सा है, ज़मीन ही ज़मीन है रशिया के अंदर, ठीक है। तो ये जो एनर्जी पे भी सैंक्शन लग सकता है, देयर इज़ अ कंसर्न राइट नाउ, आई थिंक वो हो गया, यूएस ने बोल दिया है कि हम इनसे नहीं लेंगे। यूरोप देखिए मानता है नहीं मानता है सैंक्शन वाली बात को। हो सकता है कि रशिया बोले कि क्योंकि उनको पता है कि यूरोप को एनर्जी चाहिए, मोस्ट ऑफ द एनर्जी दैट इज कमिंग, इट्स अबाउट यूरोप की जो 40% गैस रिक्वायरमेंट है वो रशिया से ही आ रही है। तो अगर उनको एनर्जी यहाँ से नहीं मिलती, ठीक है, तो अगर एनर्जी की प्राइस एक्सपेंसिव हो जाती है ओवरऑल, यहाँ से इनको सस्ती मिल रही है, ठीक है, अगर ये नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली सप्लाई कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, एंड इट विल पे वे फॉर ग्रेटर इन्फ्लेशन इन द होल ऑफ यूरोप। अब इलेक्शन भी होने वाले हैं कुछ कंट्रीज के अंदर यहाँ पे, तो यूरोप कैन इल अफोर्ड एट दिस टाइम ये अपना फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन देयर कंट्रीज, ठीक है। तो ये हो सकता है, या फिर रशिया बोले हम आपको नहीं देते, आप सैंक्शन लगा रहे हो हमारे ऊपर, तो रिटेलिएटरी सैंक्शंस भी हो सकते हैं फ्रॉम रशिया टुवर्ड्स अदर्स। तो इस केस में इन्फ्लेशन होने के चांसेस है, एनर्जी विल बिकम मोर एक्सपेंसिव। आप ऐसे समझिए, इंडिया के केस में भी अभी आप देख लीजिए कि जो ब्रेंट क्रूड है जो हम बेसिकली इंपोर्ट करते हैं ऑयल, तो इट वाज एट $132 पर बैरल, ठीक है। ये इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम, अभी आप कुछ टाइम पहले का देखें तो $60 पर बैरल था। हम बोल रहे थे कि $60 पर बैरल है, पर फिर भी इतना महंगा है। पेट्रोल डीजल 110 रुपये का आ रहा है, ठीक है। तो इट हैज़ इंक्रीज सो मच। और ऐसा क्यों? एक समझिए आप इस बात को कि अगर यूरोप यहाँ से ऑयल नहीं लेता है, नेचुरल गैस नहीं लेता है, तो कहाँ से लेगा? बाकी जगह से लेगा। तो ओवरऑल देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, ठीक है, तो उसकी कीमत बढ़ेगी वहाँ पे, तो यू हैव टू शेल आउट मोर मनी टू गेट इट। तो इंडिया में भी डेफिशिएंसी होगी, इंडिया विल हैव टू स्पेंड मोर मनी, वो महंगा अपने आप ही हो जाएगा। सो इट इज़ एट $132 पर बैरल, ठीक है। तो ये सिचुएशन आ गई है अभी, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग, अब ये यूरोप वाली बात में मैं नहीं जा रहा हूँ इसके चलते, बट आप समझ जाइए कि ओमिक्रॉन वगैरह हुआ था, कोविड हुआ था, तो सारी कंट्री, सारी वर्ल्ड है वो उससे अफेक्ट हुई थी, यहाँ पे इंडिया भी हुआ था। आई वॉन्ट टू फोकस मोर ऑन इंडिया ओवर हेयर, बिकॉज ऑन दिस लाइन ओवर हेयर इंडिया विल हैव टू कट फ्यूल टैक्सेस और रिस्क बोथ। ओके, सो सी व्हाट हैज हैपेंड इज दैट इट हैज़ इंक्रीज्ड, और अभी कल के न्यूज़ में था कि हमारी जो करेंसी भी डेप्रिशिएट हो गई है, तो 77 रुपीज़ पे चली गई है, कुछ बहुत सॉलिड, मतलब लोएस्ट वैल्यू है अभी तक जो हमारी करेंसी की थी, 78 रुपीज़ पर डॉलर। ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहली बात, हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड, ठीक है, हम जो बेसिकली रिफाइन करते हैं फिर पेट्रोल डीजल के फॉर्म में उसको खरीदते हैं। तो होता क्या है कि अब जब ये क्रूड महंगा हो गया है, तो 60 से मान लीजिए कि 130 पे चला गया है यहाँ पे, तो हम लोग ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, ज़्यादा डॉलर स्पेंड कर रहे हैं टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल। तो जब ज़्यादा डॉलर्स जा रहे हैं हमारी कंट्री के थ्रू, ज़्यादा डॉलर्स जा रहे हैं, तो वी हैव टू बाय मोर फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो रुपीज़ देंगे तो हमें फॉरेन करेंसी मिलेगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, बिकॉज मोर मनी इज गोइंग आउट, वी कैन से दैट द डिमांड ऑफ डॉलर इज इंक्रीजिंग, डिमांड फॉर डॉलर, बिकॉज वी नीड दैट डॉलर टू बाय दिस। तो इसीलिए द डिमांड, द डॉलर का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है, तो फिर यू हैव टू शेल आउट मोर रुपीज टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स, ठीक है। तो अब डॉलर भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। अच्छा, अब ये फ्यूल महंगा हो रहा है, तो नेचुरली एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। अब यहाँ पे सिचुएशन आप समझिए दुविधा कंट्री की, कि हमारा ये जो कोविड का सिचुएशन हुआ था, ठीक है, तो अभी बजट भी हुआ था, उसमें बोला था कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है दैट इज एट 6.9% ऑफ जीडीपी, 6.9%। और बोले थे अगर हम LIC के शेयर्स को बेच देंगे, जो हमारी होल्डिंग है, तो उसका अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम फिस्कल डेफिसिट 6.4% पे ले आएंगे ऑफ जीडीपी। पर ये तो हो ही नहीं पा रहा, बिकॉज स्टॉक मार्केट गिर गई है, तो वो नहीं बेच रहे इसको, तो फिस्कल डेफिसिट विल रिमेन एट 6.9%। अच्छा, एनर्जी का जो हम ये फ्यूल वगैरह लेते हैं उस पर बहुत सॉलिड टैक्स लगता है, एक्साइज ड्यूटी सेंटर लगाती है, स्टेट भी अपना टैक्स लगाती है, तो बहुत सॉलिड टैक्स लगता है, बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है हमारा। तो टैक्स बेसिकली जो टैक्स ये कलेक्ट करते हैं, आई थिंक 3 लाख करोड़ की कलेक्शन है सेंटर की, तो वो फिस्कल डेफिसिट को ब्रिज करती है। अब अगर ये टैक्स को कम करे कि भाई इन्फ्लेशन
एनर्जी महंगी हो रही है, एनर्जी महंगी होगी तो सारी चीज़ें महंगी होंगी, बिकॉज वो गाड़ी चल रही है आपकी, जो वो ट्रक्स वगैरह में जो आपके सामान सब्जी वगैरह आ रही है, जो भी चीज़ें आ रही है उन सबकी चीज़ें बढ़ेगी, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है, ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ कंपनीज बढ़ेगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी इससे, और बहुत महंगी होगी। और इसका एक मेन रीज़न था इससे पहले भी कि टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब गवर्नमेंट को टैक्स कम करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी, वैसे ही बहुत इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। अगर आप याद करें, अभी 6.6% को क्रॉस कर रहा था। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आरबीआई की, उन्होंने 6% पे बोला था, अभी 6% को भी क्रॉस कर जाएगा। तो टैक्स को कम करना पड़ेगा, पर टैक्स को कम करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है इससे, ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। अच्छा, अगर आपको इसको नहीं करते हो तो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। अच्छा, अगर कॉस्ट बढ़ेगी हर चीज़ की तो डिमांड इकोनॉमी में कम हो जाएगी अल्टीमेटली, ठीक है। अच्छा, हमारी जो इन्फ्लेशन का एक रीज़न भी है कि इकोनॉमी थी काम नहीं कर रही थी, लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, तो देयर आर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो। अच्छा, इस इंडस्ट्री को पैसा भी चाहिए, क्रेडिट चाहिए एक्सपैंड करने के लिए। अब आरबीआई जो होता है, या मॉनेटरी पॉलिसी जो बॉडी है, वो चाहती है कि हम लोन्स को, क्रेडिट जो प्रोवाइड करें कम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करें, तो हम और मनी इन्फ्यूज करें। पर अगर और मनी इन्फ्यूज करते हैं तो फिर इन्फ्लेशन और बढ़ेगी इससे। तो इट्स इज काइंड ऑफ अ कैश 22 सिचुएशन बिफोर द गवर्नमेंट। अब मैं इसके सोल्यूशन पे नहीं आ रहा, ठीक है, तो इनको ही करना, तो मुश्किल सा सिचुएशन है यहाँ पे। सो विच द आर्टिकल इज सेइंग इट हैज नॉट एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ दिस, बस ये इतना बता रही है कि हमें ये करना चाहिए, लास्ट की लाइन में आके छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं बताया इस चीज़ के बारे में। पूरा यूरोप के बारे में जो यूपीएससी आपको पूछेगा नहीं। राइट देन, सो दिस बेसिकली कंक्लूड्स आवर एनालिसिस, ठीक है। तो थैंक यू फॉर स्ट्रीमिंग इन टू निम्बस IAS विद मी शुभाशीष रेहाल। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।